नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के बाग में मोल फॉर्मेशन की रहती है गंभीर समस्या, करें इसका समाधान। धान की पराली का अच्छा विकल्प है रोटरी स्लेशर यंत्र। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं उनमें मोल फॉर्मेशन यानी पुष्प गुच्छ बनाने की समस्या मुख्य रूप से रहती है, जिसके कारण किसानों को हर साल आम के बाग से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान किस प्रकार से करें मोल फॉर्मेशन रोग की समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर आर.के. यादव। आज हम चर्चा करेंगे मैंगो माल फॉर्मेशन, जो एक कार्यकी विकार होता है आम में, उसके बारे में। तो मैंगो माल फॉर्मेशन हम साधारण भाषा में कहते हैं कि गुच्छा बन जाता है उसमें फूलों का। तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन के दो कारण से होता है, या यूँ कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वानस्पतिक कार्यकी विकार होता है मैंगो माल फॉर्मेशन। दूसरा होता है फूल आते समय एक इसमें मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है। वानस्पतिक वृद्धि जब होती है उस समय की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सीडलिंग स्टेज पे बात करेंगे तो जब पौधा छोटा रहता है यानी कि 3-4 महीने का, उसी समय उसमें मैंगो माल फॉर्मेशन आ जाता है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा। इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगल लूटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस रोग के कारण और पहचान के लक्षणों के बारे में। उसके लक्षण ये रहते हैं कि पौधा की जो एक तो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है वो एक तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि यूँ कहें कि पौधा की जो 2 नोड होती है, गांठें होती है, उनका जो लंबाई रहती है वो कम रह जाती है। पौधा धीरे बढ़ता है और बहुत सारी पत्तियां उसमें आ जाती है, एक जगह पे ही बहुत सारी पत्तियां आ जाएगी। तो एक तरह से ऐसा कहेंगे कि एक पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं फ्लोरल माल फॉर्मेशन की, जो कि पुष्पन के समय होता है। उसमें क्या रहता है कि उसमें जो पत्तियों की जगह बहुत फूल जो आएगा आपका वो बहुत सारे गुच्छों के रूप में आएगा। और इसमें भी वही है कि फूल जो आएंगे उनसे फल नहीं बनेंगे। अब इसके कारण भी जो होते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन के, वो एक कारण नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिजीज हो, लो टेम्परेचर हो, माइट्स का इफेक्ट हो, CN रेशो जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो रहता है वो हो सकता है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो आम के बाग में गुम्मा रोग की रोकथाम के लिए बागवान कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, वो इस प्रकार से है।
तो इसमें हमें क्या करना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, लगभग ये मान लीजिए कि आप 20 अक्टूबर के आसपास यदि हम जो NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम प्लानोफिक्स के नाम से बाज़ार में लेते हैं, उसका हम यदि स्प्रे कर देते हैं 200 ppm कहें तो 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में यदि उसका स्प्रे करके और उसके बाद में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे यदि स्प्रे करते रहेंगे तो मैंगो माल फॉर्मेशन से काफ़ी हद तक हम नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा हम गुच्छे यदि बन जाते हैं तो उनको हम समय समय पे तोड़ते रहते हैं और बगीचे में साफ़ सफाई रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो इसकी प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं, सहनशील जो किस्में होती हैं, वो उगाएं। ये यदि हम करेंगे तो हमारा मैंगो माल फॉर्मेशन का कंट्रोल हम कर पाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है। विश्व का लगभग हर देश प्रदूषण की भयावहता से भयभीत है और आज अपने देश में भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या मुख्य रूप से देखने को आ रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए रोटरी स्लेशर यंत्र का विकास किया गया है, जो पराली प्रबंधन में किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। तो ये मशीन किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि इंजीनियर D.K. द्विवेदी से। आज विषय पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये है रोटरी स्लेशर। इसको अपनी देसी भाषा में, ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा में चकरा भी बोलते हैं। ये जो यंत्र है यह एक बहुत उपयोगी यंत्र है। इसका उपयोग खास तौर से हम बरसात के बाद जो हमारा कचरा हो जाता है उसको हम आग लगाते हैं, या पुआल को हम जो धान की कटाई करते हैं आग लगाते हैं, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। उसके लिए काटने के बाद उसको बारीक रूप में चॉपिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हम खेत में जुताई कर सकें और कृषि अवशेष को मिलाकर उपयोग कर सकें। ये जो है इसका मुख्य कार्य है। रोटरी स्लेशर का विकास सरल तरीके से पराली प्रबंधन के लिए एक अच्छी पहल है। और भी बहुत से यंत्र हैं जो कि काफी महंगे हैं और छोटे और मध्यम किसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे किसानों के लिए रोटरी स्लेशर कम लागत वाला बढ़िया विकल्प है। धान के जो हम स्ट्रा को अगर उपयोग कर सके तो यह, अगर हम आवश्यक नहीं किसान भाइयों, हम आपको सलाह देंगे कि जो बड़ा बड़ा है वो उठा लें, लेकिन जो छोटे टुकड़े हैं उसको ये चॉपर के माध्यम से चलाकर, आपने हार्वेस्टर से चलाया है तो जहां गट्ठर के गट्ठर गिरे हैं वो तो ट्रॉली में भर करके बाहर कर लें, और बाकी जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा है जो एक फीट का रह जाता है उसको ये चॉपर के माध्यम से अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर कल्टीवेटर चलाएंगे, और या फिर इसको आप एक जो अभी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा डीकम्पोजर का विकास किया गया है, डीकम्पोजर का कैप्सूल, उसका घोल का हम छिड़काव अगर कर देते हैं तो ये जो कचरा है ये 15 से 30 दिन के अंदर सड़ करके जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है। CSSRI लखनऊ ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। यह जीवाणु
तरल अवस्था में होता है, जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद यह सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। इस डिकम्पोजर का नाम हेलो CRD दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके इसे आप ले सकते हैं। चलने में यह यंत्र में 3.5 से 4.5 लीटर प्रति घंटे का खर्चा आता है। ट्रैक्टर ज़्यादा ओवरलोड होके नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हमें अगर अच्छा काम करना है तो 45 HP का ट्रैक्टर होना आवश्यक है, क्योंकि ये 4 फीट और 5 फीट 2 साइज की मशीनों में आती हैं। और इसका अगर हम ड्रम टाइप का मॉडल लें तो उसमें 50 HP ट्रैक्टर होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो वो उतनी अच्छी जो है चॉपिंग छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेगा। इसमें जो हमारे एक और चीज़ें हैं कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये ध्यान देना है खेत में पत्थर ना हो। पत्थर होने से, चूँकि ये ज़मीन से सट के चलता है और जो स्ट्रा है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता जाता है, अगर पत्थर होंगे तो पत्थर से ब्लेड टकराएगा और ब्लेड टूटने की संभावना रहती है। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो टूट के गिर जाएगा और फिर ब्लेड जो है कम संख्या कम हो जाने से उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। इसमें रख रखाव में मुख्य बिंदु है जो इसके जितने भी नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो सेल्फ लॉकिंग नट बोल्ट लगाना चाहिए, नायलॉन वाले नट जो होते हैं सपोर्टिंग, क्योंकि ये मशीन वाइब्रेट करती है। हमेशा PTO शाफ्ट में ग्रीसिंग, योक में, दोनों योक में ग्रीसिंग कर देना चाहिए। गियर बॉक्स का इंजन जो आयल है 140 नंबर का, उसका लेबल देख लेना चाहिए, लेबल सही होना चाहिए। जो सपोर्टिंग प्लेट के और ब्लेड के बोल्ट हैं वो सेल्फ लॉकिंग बोल्ट और वो बोल्ट टाइट होने चाहिए। यही विशेष ध्यान देने की चीज़ है। इसमें मुख्य जो है भाग हमारे रोटरी ब्लेड, गियर बॉक्स और जो है सपोर्टिंग प्लेट है। बाकी फ्रेम, PTO, ये 4 चीज़ों की क्वालिटी इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। PTO शाफ्ट हमेशा हैवी ड्यूटी होना चाहिए। जो गियर बॉक्स है रोटरी गियर बॉक्स होता है, इसमें स्पीड रोटेशन में ये हैवी ड्यूटी ना होने से इसमें परेशानी आती। 2 या 3 तरह के मॉडलों में अलग अलग तरह के आते हैं। बेसिकली जो ये मॉडल है ये रोटेटिंग टाइप अच्छा चलता है। ड्रम टाइप का मॉडल थोड़ा कीमत ज़्यादा होने की वजह से कम चलता है। 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए होती है, जबकि ये जो ऑर्डिनरी है रोटरी टाइप का ये जो है 45,000 से 65,000 के बीच में, जितना हम हैवी ड्यूटी खरीदें उसके अनुसार होता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। यूं तो बकरियों में कोई खास बीमारी नहीं होती, लेकिन इस मौसम में अक्सर बकरियों में PPR रोग होने का खतरा बना रहता है, जिसकी चपेट में आने के कारण बकरी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान बकरियों को PPR रोग से कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जिया उल हुदा। PPR पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि PPR वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है,
भेड़ों में होता है तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है, और जो मरने की दर है बकरियों में वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग ग्रसित बकरियों में नीरसता, छींक तथा आंख एवं नाक से तरल स्राव जैसे आने लगता है और मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। संक्रमण होने के 1 सप्ताह के भीतर ही बीमार बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से अवश्य करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियाँ 3 साल तक पीपीआर बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे 3 महीने से ऊपर के हों उसको 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सुमेल, जिला जयपुर से चंद्रजीत ने। आप मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी का जो दौर है कि मधुमक्खी पालन से किसान भाइयों पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं और एक नकदी फसल है। तो किसान भाइयों अगर इसके शुरुआत करना चाहते हैं तो देश में कई जगह इसका प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जो सभी जिले में स्थित हैं या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो हर एक जोन में उपस्थित है, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना मधुमक्खी पालन का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें मुख्य 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला कि वहाँ पर ही शुरुआत करें जहाँ पर कि मधुमक्खी को मधु कलेक्शन करने में उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़े, आसपास ही मिल जाए। मैंने फूल फल का पौधे हो, फूल का हो, जैसे सीजन में आप अभी आ रहा है सीजन सरसों का, तो सरसों के बगीचा आसपास में रख सकते हैं आप। तो वहीं पर उसको मिलना चाहिए, नहीं तो वो नहीं कलेक्शन कर पाएगा और ज़िंदा भी नहीं, उसको अपने भोजन के लिए वो करता है, उसी से वो बनाता है और रखता है। अगर वो नहीं रहेगा वहाँ पर तो आप बक्सा रख भी देंगे तो मधुमक्खी वहाँ से भाग जाएगा। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं,
एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। किसान बताएं जो अभी शुरू करना चाहते हैं उनको अगर शुरू करते हैं तो करने के लिए 2-3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता है कि उनको कि आपको कम से कम 2 बक्से से शुरुआत करनी होगी, 2 बक्से शुरुआत करनी। और उसके बाद आता है कि एक मौन पर्दा आता है जो एक जाली की तरह रहता है कि किसान भाई जो उसको पालन करेंगे वो चेहरे पर लगा लेंगे तो उनसे डंक से बचे रहेंगे। उसके बाद आता है कि एक चाकू चाहिए उनको और मधु निष्कासन यंत्र के हाथ से निकालते हैं तो मधु का छत्ता ही बर्बाद हो जाता है और उससे कम मधु मिलता है और अच्छा क्वालिटी का होता भी नहीं है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। उसके बाद आता है कि ऐसे जगह रखें खुले धूप में नहीं। गर्मी के दिन है, चिलचिलाली धूप में भी वो बक्से को छोड़ के मधुमक्खी जो है भाग जाएगी, वहाँ से किसी पेड़ पर, छाया वाली जगह पर, सुविधा वाली जगह पर चली जाएगी। इसका ध्यान रखें। अगर ठंड पड़ रही है तो उसको बक्से को उसको कुछ से ढक दें ताकि उसको बहुत ठंड नहीं लगे। कुछ खरपतवार जो है थोड़ा सा रख दे, साफ होनी चाहिए खरपतवार, ऊपर में थोड़ी सा रख देनी चाहिए। आने जाने वाले रास्ते के पर उसको डिस्टर्ब ना हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। क्या कि वो जो सुबह शाम में निकलती है अपना कलेक्शन के लिए और कलेक्ट करके आती है तो रास्ते पे आना जाना उसको सुविधाजनक होनी चाहिए। और बीच बीच में कम से कम सप्ताह में या 10 दिन में बक्से का देखभाल जरूर करें। बीच बीच में देखे, खोल के देखे जो अंडे जो छत्ते लगाए हैं उसमें कहीं कोई तो नहीं घुस जा रहा। और अंत में जो है कि अगर मधुमक्खी लगभग 3 महीने में अपने छत्ते में मधु डाल दे, बीच बीच में देखते रहना है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं बर्बाद होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।